तो स्टूडेंट कैसे हैं आप। देखिए बड़े दिनों बाद अब ऐसे मिलना हो रहा है अलग टॉपिक को लेके। अपने चैनल पे हमने काफ़ी टाइम से बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जैसे 1000 के करीब लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं जो सभी के लिए विजिबल हैं। लेकिन इस साल से, क्योंकि ये साल ही हमारा ऐसा निकला, काफ़ी लेक्चर ऐसे भी हैं जो सभी के लिए अवेलेबल नहीं। वो हमारे ऑनलाइन कोर्स के लेक्चर हुआ करते थे, आप में से काफ़ी बच्चों ने उनको अवेल भी किया, उनको देखा भी। लेकिन आज मैं यहाँ उस चीज़ के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने आया। मैं यहाँ पर ये बात करने आया हूँ कि अब जो आगे जेईई मेंस का पेपर आ रहा है और उसके बाद जो नीट का पेपर तैयार खड़ा है, आप उसकी तैयारी कैसे करो। क्योंकि इस साल का तो जेईई मेंस एडवांस रिजल्ट आ गया, सब कुछ आ गया। अब आगे आने वाले समय में जो बच्चे क्लास 12th में हैं या जो ड्रॉप कर चुके हैं, वो किस तरह से उस आने वाले जेईई मेंस और नीट एग्जाम की तैयारी करें, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से करने चाहिए, हर चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट करना चाहिए, आइए इसके बारे में ही बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो एक बात मान लो, अभी से लेके जितना टाइम बचा है तब तक अपनी प्रैक्टिस के लिए, देखो एक बात सीधी सी बात होती है बच्चों, जैसे अगर आप डांस करना सीखते हो, एक तो आप ये देखो कि जैसे ABCD मूवी आई थी, उसमें जो डांसर हैं जो वो डांस करते हैं, और एक आप शादियों में जाके डांस देखते हो जहां मस्ती में डांस हो रहा होता है, पता नहीं कहां से कहां, एक से एक बढ़िया, कईयों का तो डांस निकल रहा होता है। तो डांस तभी बेहतरीन ढंग से हो सकता है अगर आपको डांस के बेसिक स्टेप्स अच्छे से आते हों और आपने उन स्टेप्स को रिवाइज कर रखा है। अब हमें तो पता नहीं कि भाई क्या क्या स्टेप होते हैं, कहां पर किस तरह से हाथ रहा है, लेकिन अगर डांस के बेसिक्स को जानते होगे और उनको आपने रिवीजन कर रखा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जबरदस्त डांसर बनोगे। ऐसी पढ़ाई है, सेम पढ़ाई है। पढ़ाई में अगर बेसिक्स क्लियर हैं और रिवीजन, सिर्फ बेसिक क्लियर होने से बात नहीं बनेगी, रिवीजन प्रैक्टिस अगर प्रैक्टिस है तब तो ये मान लो कि आप अपने इन एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। तो मैं यही कहूंगा कि भाई अभी तक जितना भी टाइम बचा है, सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आपने जो भी ऑब्जेक्टिव की बुक है, ओपी टंडन की बुक है, अवस्थी की बुक है, एररलेस केमिस्ट्री है, RC ग्रोवर है, जो भी बुक है उसमें हर सब्जेक्ट के डेली कुछ मल्टीपल चॉइस रोज करने हैं। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसमें से, और एक रिवीजन के लिए कोई पिछला चैप्टर उठा लो और डेली करने हैं 30 से लेके 50 मल्टीपल चॉइस, या जितने आपसे हो सके 30, देखो 30-50 तो कम से कम हैं, जितने हो सकें हर सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये मल्टीपल चॉइस करने की आदत डाल लो। अब आप ये देखो, अगर एक दिन में आप 50 क्वेश्चन करते हो तो एक महीने के अंदर आप 1500 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के कर डालोगे। 2 महीने में 3000, 3 महीने में 9000, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर इतने क्वेश्चन कर लिए तो ये तो आपकी तैयारी है वो सबसे बेस्ट होती है, बेहतरीन होती है। तो ये एक सबसे पहले अपना शेड्यूल बना लेना है कि भाई दिन का एक पर्टिकुलर टाइम मैंने मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस के लिए निकालना ही निकालना है। कुछ भी हो जाए निकालना है, चाहे रात का 1 घंटा निकालना, चाहे सुबह का, दोपहर का, और हर मल्टीपल चॉइस पे टाइम लिमिट कि एक मल्टीपल चॉइस 1 मिनट या 1 मिनट से कम समय में सॉल्व होना चाहिए। पहली प्रैक्टिस नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स और मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में समय लगता है। तभी कहते हैं ना कि केमिस्ट्री स्कोरिंग है, क्योंकि फिजिक्स और मैथ के क्वेश्चन करने में समय लगता है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं क्वांटिटेटिव। अगर आपने 4 मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और आपके दोस्त ने 40 आसान, तो जिसने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए ना उसके नंबर ज्यादा आएंगे, उसका रैंक ज्यादा आएगा, 4 वाले का नहीं आएगा। तो क्वांटिटेटिव होता है। तभी कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव में केमिस्ट्री एक ऐसा रोल प्ले करती है कि ये आपका रैंक दिलाती है, क्योंकि इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय नहीं लगता। ये ध्यान रखना है। अगली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि तैयारी कहां से करें। अब केमिस्ट्री में मैं यही कहूंगा
कि भाई एनसीईआरटी बुक तो मस्ट है ही। एनसीईआरटी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी तो मस्ट है, क्योंकि अब पूरे देश का एक ही एग्जाम पैटर्न है और इस एक ही एग्जाम पैटर्न में वो एक बुक जो हर बच्चे के पास है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में से आपने अपनी तैयारी को करना है। अगर आप और रेफरेंस बुक, मोटी मोटी बुक देख के रात को सपने या अजीबोगरीब आते हैं तो बेटर है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक पे आ जाओ। क्या करो, रोज का रूटीन कि भाई मैं इस चैप्टर के 6 पेज हैं जिनके मुझे शॉर्ट नोट बनाने हैं। आप एनसीईआरटी बुक का पहला पेज, जैसे आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, क्लासिफिकेशन खोलो, पहले 15 लाइनें पढ़ो, उन 15 लाइनों में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखता है उसको अपने शॉर्ट नोट बना लो, एक अलग से शीट पे बना लो। अगली 15 लाइन पढ़ो, उसके में बना लो, अगली 15 लाइन पढ़ो, उसके बना लो, और इस तरह से हर रोज के 6-6 पेज, 7-7 या जितने मैक्सिमम आपसे हो सकते हैं ये पेजेस पढ़ते हुए नोट्स बनाते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। लेकिन ये भी जरूरी है कि आपको वो चैप्टर आता भी हो। अब क्लासिफिकेशन आपने क्लास में पढ़ ही नहीं रखा, वीडियो लेक्चर से कर ही नहीं रखा, ऑनलाइन कोर्स में कर ही नहीं रखा, तो एनसीईआरटी से नोट्स थोड़ी बना पाओगे। एनसीईआरटी में नोट्स बनाने से पहले जरूरी है कि आपको चैप्टर अच्छे से आपने पढ़ रखा हो, उसके बाद एनसीईआरटी में से आपने हर चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। ऐसे ये तैयारी अगर रोज के 6-6 पेज या रोज के एक चैप्टर, अगर आपने पहले जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है, आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या है क्या नहीं है, तो आप एक बार बैठ जाओ, 1 घंटे का समय निकालो, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट, अब देखो 15 लाइनें पढ़ोगे तो सभी लाइनें तो इंपॉर्टेंट नहीं होगी ना, उसमें से 2 ही लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती हैं या एक एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट हो सकता है जो आपने नहीं पढ़ रखा। आप उस चीज को नोट कर लो। खासतौर पे जो टेबल दी जाती है ना जिसमें कंपैरिजन होता है, जैसे H2O, H2S, H2TE, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, जो इस तरह का कंपैरिजन होता है वो कंपैरिजन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मस्ट है। यानी S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D एंड F ब्लॉक, ये तीन चैप्टर ऐसे हैं इनऑर्गेनिक के जो एनसीईआरटी में टेबल्स दी गई हैं, उन टेबल्स में से क्वेश्चन आते हैं। उन टेबल में ही एक्सेप्शन, उन टेबल को पढ़ना है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट है तो उसी टेबल में मेंशन होगा कि भाई कहीं तो ये होगा कि मेल्टिंग पॉइंट रेगुलर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक आध बीच में एक्सेप्शन होगा, किसी एक का बढ़ रहा होगा, उसको एनसर्कल कर लो, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी की डेंसिटी लगातार नीचे बढ़ रही है लेकिन एक आध ऐसा होगा जिसकी कम बढ़ रही होगी, ज्यादा बढ़ रही होगी, वो पॉइंट नोट करना है, वो एक्सेप्शन के तौर पे नोट करना है। ये ज्यादा पॉइंट नहीं होते, कुछ ही पॉइंट होते हैं जिन्हें बड़ी आसानी से आप नोट कर सकते हो। तो स्मार्टली अपने शॉर्ट नोट एनसीईआरटी से आपको बनाने हैं। आप इनऑर्गेनिक से शुरुआत करें। शुरुआत किससे करें? इनऑर्गेनिक। क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चैप्टर एनसीईआरटी में से करने ही करने हैं। एक्सेप्शंस, जब रेफरेंस बुक आप पढ़ते हो ना तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन नीट और जेई के पेपर में वही एक्सेप्शन माना जाएगा जो एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में जो दिया गया है वही माना जाएगा। पिछले कई सालों में हुआ, बच्चों ने पेपर दिए और उन्होंने कहा कि जी ये आंसर तो आपने गलत दिया है, लेकिन उनसे पूछा गया, बच्चों से पूछा गया कि भाई आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि आपको कहां गलती लग रही है, आप उस चीज को पूछ सकते हो, बता सकते हो। बच्चों ने अलग अलग रेफरेंस बुक में से फोटो खींच के भेज दिए, माने नहीं गए। माना वही गया जो एनसीईआरटी में मेंशन था, बस वही माना गया। तो इसीलिए एनसीईआरटी में दिए गए एक्सेप्शन, एग्जाम्पल ही याद रखो। बाहर की बुक में क्या है क्या नहीं है उसको एग्जामिनेशन बॉडी कंसिडर नहीं करेगी, ये भी ध्यान रखो। इनऑर्गेनिक हो जाने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी एनसीईआरटी करनी है आपने। फिजिकल केमिस्ट्री अगर टाइम बचता है तो जरूर करो, वरना फिजिकल केमिस्ट्री एक्स्ट्रा एनसीईआरटी बुक में से भी कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? एक टॉपिक होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं, 4 न्यूमेरिकल होते हैं, खत्म। लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कंसेप्ट होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं,
इसीलिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए ये बुक बहुत ज़रूरी है। अब क्लास 11th में से क्या करोगे, इस बात को ध्यान रखो। क्लास 11th केमिस्ट्री में से क्या करोगे? अब क्लास 11th में आपका चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट। देखो जो जो बता रहा हूं ना उसको नोट कर लेना। आपका चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट, और सम बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएक्शन, न्यूमेरिकल जो रिएक्शन के बेसिस पे आते हैं, जैसे कई बार स्टोइशियोमेट्री भी कहते हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल आपको करने हैं। बाकी चीज एग्जाम में अब नहीं पूछी जाती। अब प्रैक्टिस है तो करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीजें जिस पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहां कॉन्फ़िगरेशन पे, क्वांटम नंबर पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। और एक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, इस पे पकड़ मजबूत हो। क्लासिफिकेशन पूरा करना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही आप बॉन्डिंग एस ब्लॉक पी ब्लॉक कर पाएंगे। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को करने से पहले क्लासिफिकेशन और बॉन्डिंग को अगर आपने अच्छे से रट लिया तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ऑटोमेटिकली आसानी से हो जाता है। उसके बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड एंगल, डायपोल मोमेंट, ये टॉपिक, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, डायपोल मोमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये टॉपिक जिनके बेसिस पे कंसेप्ट बनते हैं, ये आपको अच्छे से याद हो। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना, और उसके साथ साथ रिडॉक्स रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि KMnO4 से कितने ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट करते हैं। हमने ऐसे वीडियो डाल रखे हैं ऑलरेडी हमारे चैनल पे, अलग अलग प्लेलिस्ट में आप वीडियोस को देख सकते हैं। देखो अब जो बच्चे 12th में अपीयर हो रहे हैं ना, तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट तो है ही। हमने अपना दूसरा चैनल पिक्स एजुप्लेक्स पे चैप्टर वाइज वीडियोस को अपलोड करना शुरू किया है, चैप्टर वाइज सॉलिड स्टेट के सॉल्यूशन के, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना आए। आप जाओ और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद वीडियो देखते जाओ। इसी तरह से हम जेई के जो टॉपिक बता रहे हैं इनकी प्लेलिस्ट को भी ऐसे ही अपडेट करते जाएंगे। तो अगर पिक्स एजुप्लेक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पर उसको सब्सक्राइब करके आप वहाँ पे उन वीडियोस को देख सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, हम ये वीडियोस उस पर भी डाल रहे हैं, नीट_JEE_online_क्लासेस, और वहाँ पर भी चैप्टर वाइज वीडियोस को अपलोड किया जा रहा है, ताकि बच्चों का जो प्रीशियस टाइम है वो सर्च करने में ही ना निकल जाए। वहीं से वीडियोस को देख के वो बच्चे तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे फ्री प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, और पेड फॉर्म तो हमारा ऑनलाइन का, वो हमारी वेबसाइट chemistryvideolecture.com, वो वहाँ पर भी देखने को मिलता है। लेकिन दोनों प्लेटफॉर्म से तैयारी अच्छे से हो सकती है। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर आपने मेनली रियल गैसेस क्या होती हैं, ग्राहम्स लॉ क्या होता है, रियल गैस इक्वेशन, उस पर मॉडिफिकेशन, उसके बेसिस पे आने वाले क्वेश्चंस करने हैं। अब वहां पर ये कोई चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, ये कोई मायने नहीं रखती है, इनको बेशक से छोड़ दो। लेकिन ग्राहम्स लॉ, रियल गैस इक्वेशन, रियल गैसिक, और जैसे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी है, ये जो चीजें हैं जो चैप्टर का सेकेंड पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। थर्मोकेमिस्ट्री में, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो, थर्मोकेमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आप पिछले 7-8 सालों के, उससे पहले के नहीं, उससे पहले जो क्वेश्चन आते थे बड़े मुश्किल आते थे, पिछले 7-8 सालों के क्वेश्चन। और मैं इक्विलिब्रियम के लिए तो ये कहूँगा कि इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम को आप अच्छे से समझ सकते हो, उनके वीडियोस को देख सकते हो, और वहाँ से उसकी तैयारी, यानी वहाँ पर मैं कहूँगा बेसिक्स भी तैयार हों, और पिछले 7-8 साल के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी तैयार होने चाहिए। नॉमेनक्लेचर के ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, नॉमेनक्लेचर भी 11th में और केमिस्ट्री के अंदर है। हाइड्रोकार्बन बेशक से मत तैयार करो, क्योंकि 12th की अगर ऑर्गेनिक तैयार करोगे ना तो हाइड्रोकार्बन ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। 11th का हाइड्रोकार्बन तैयार करने की जरूरत नहीं है। प्यूरिफिकेशन इस साल तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन अगर बाद में इस वीडियो को अगर आप बाद में देखते हो और प्यूरिफिकेशन अगर सिलेबस में है वो ज़रूर करना है। जहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाई इन कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर करते हैं, उस तरह के क्वेश्चन प्यूरिफिकेशन में से आ सकते हैं।
हाइड्रोजन सिर्फ एनसीईआरटी और प्रीवियस 15 सालों के क्वेश्चन। एस ब्लॉक सिर्फ एनसीईआरटी, प्रीवियस 15 साल के क्वेश्चन। एस ब्लॉक एलिमेंट, ये हमने वीडियो पूरा आप लिखना यूट्यूब पे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बाय पिक्स फॉर आईआईटी, जो वीडियो है वो अपने आप में सफिशिएंट है और आप पिछले 15 सालों के क्वेश्चन वहां से सॉल्व कर लो। पी ब्लॉक एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स और पिछले 15 सालों के क्वेश्चन ये करने हैं 11th में से। क्लास 12th में से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक, वो तो करना ही पड़ेगा एनसीईआरटी में से। पी ब्लॉक एनसीईआरटी में से करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनसीईआरटी में से करना है। तीनों के पिछले 15 सालों के एमसीक्यूज करने ही करने हैं आपको, वो नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक हिडन पार्ट होता है जो स्कोरिंग होता है, नंबर दिलवाने में मदद करता है। बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री पे जोर लगाते जाते हैं, जबकि फिजिकल केमिस्ट्री इतना ज़्यादा नहीं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स में ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए उन जो ग्राफिकल पोर्शन है उसको अच्छे से करो। एक्टिवेशन एनर्जी, रेट ऑफ रिएक्शन का कम्बिनेशन बाकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ किस तरह से है, उस बेसिस पे क्वेश्चन करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कंडक्टिविटी के क्वेश्चंस, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का रिलेशन, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करना है। ईएमएफ सीरीज के एप्लीकेशन पे, इलेक्ट्रोलिसिस पे क्वेश्चन करना है आपको, फैराडे लॉ पे क्वेश्चन करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। सॉल्यूशंस में से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आइडियल नॉन आइडियल, इनके बेसिस पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए ध्यान से। सॉलिड स्टेट पे मैं यही कहूँगा कि सॉलिड स्टेट के ऊपर आपको वहाँ अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पिछले 15 सालों में आए हैं उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना होगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी में से करनी है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इनके बारे में अलग अलग बताऊंगा कि इनऑर्गेनिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक प्रैक्टिस का नाम है, ऑर्गेनिक में जितनी प्रैक्टिस करोगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी के टॉपिक, रेजोनेंस, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1, SN2, SNI, SNAR, SNTH, SN प्राइम, ये बेसिक्स जानने जरूरी हैं इसके। ऑर्गेनिक में मैं कहूँगा कि अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ऑर्गेनिक में नो शॉर्टकट एट ऑल, वहां पर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो ये मैंने आपको हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है उसका एक बेसिक आइडिया दिया। कैसे अपनी तैयारी को प्लान करना है वो बताया कि रोज के मल्टीपल चॉइस सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी में से नोट्स बनाने हैं और हर चैप्टर में से क्या करना है। आप अगर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो अपने दिन के 2 से लेके 3 घंटे अलग से निकाल लो कि भाई 2 से लेके 3 घंटे 4 घंटे इस दौरान मुझे सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर टारगेट नीट और जेईई आपका है तो ये टाइम अलग से निकालो। एक हफ्ते तो मैनेज करने में दिक्कत आएगी, लेकिन एक हफ्ते बाद वो आप रूटीन बन जाएगा और तब आप अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अभी इतना ही, आगे आने वाले समय में मैं और भी बातें तैयारी के लिए बताऊंगा, कैसे करें क्या करें। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।